जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 1 अक्टूबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, शिरीष चंद्र मुर्मू को। किन्हें? शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है नियुक्त किया गया है। तो ये है शिरीष चंद्र मुर्मू। सरकार ने जो है इन्हें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष प्रभाव 9 अक्टूबर 2025 से होगा। वे एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है एसीसी यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मंजूरी से होती है और इसके लिए सरकारी अधिसूचना जारी की जाती है। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण और वित्तीय बाजार नियमन जैसे विभाग संभालते हैं। मुर्मू इससे पहले आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन व सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट का दायित्व देख रहे थे। 2025 में पहले डॉक्टर पूनम गुप्ता भी डिप्टी गवर्नर बनी थी, जिससे चारों पद भरे रहे। नई जिम्मेदारियां का अंतिम पोर्टफोलियो बाद में तय होता है। आमतौर पर बैंकिंग विनियमन पर्यवेक्षण जैसे क्षेत्रों की संभावना रहती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में अंडमान बेसिन के पास पहली प्राकृतिक गैस की खोज या मौजूदगी की सूचना जो है किस संस्था ने दी है। हाल ही में अंडमान बेसिन के पास पहली प्राकृतिक गैस की खोज या मौजूदगी की सूचना किस संस्था ने दी है, तो इसको याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। सूचना जो है ऑयल ने दिया और आधिकारिक घोषणा मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की, यानी कि कंपनी ने रिपोर्ट किया और सरकार ने बतौर घोषणा इसको साझा किया। गैस श्री विजयपुरम 2 कुएं में मिली, जो तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर और 295 मीटर पानी की गहराई पर ड्रिल हुआ। लक्ष्य गहराई लगभग 2650 मीटर थी। शुरुआती परीक्षण 212 और 250 मीटर के बीच हुई, जहां गैस की मौजूदगी अंतराल वाले फ्लेयर के साथ दर्ज हुए। नमूने जो है काकीनाडा ले जाकर परखे गए और गैस में लगभग 87% मीथेन मिली, जो अच्छी गुणवत्ता का संकेत है। ऑकरेंस का मतलब मौजूदगी का पक्का सबूत। डिस्कवरी कमर्शियल तभी मानी जाती है जब आकार और मुनाफे की पुष्टि हो, और ये आकलन अभी जारी है। यह ओएएलपी के ब्लॉक NOSHP 2018/1 में हुआ। आगे और परीक्षण वो आइसोटोप स्टडी से भंडार का आकार और उपयोग की योजना तय होगी। अंडमान बेसिन में यह पहली पक्की पुष्टि मानी जा रही है। पहले पूर्वी तट पर केजी बेसिन में बड़े हाइड्रोकार्बन मिले थे और क्षेत्रीय भूगोल म्यांमार से इंडोनेशिया तक गैस समृद्ध बेल्ट जैसा है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए से पुरस्कार की घोषणा की है। हाल ही में बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है, तो इसको याद रखिएगा, 21 करोड़। कितना? 21 करोड़। घोषणा बीसीसीआई ने टीम इंडिया की अजेय खिताबी जीत के बाद की। कुल पुरस्कार जो है 21 करोड़ रुपए तय किया गया। यह राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बांटी जाएगी। विस्तृत ब्रेकअप जो है बाद में तय होगा। घोषणा बीसीसीआई सचिव देवजीत सौकिया ने पीटीआई की पुष्टि के साथ की, जिसे बोर्ड के सोशल पोस्ट से भी संकेत मिला। यह बीसीसीआई का अतिरिक्त इनाम है। एसीसी की विजेता प्राइज मनी लगभग 2.6 करोड़ रुपए अलग से मिलती है। अनुपात के हिसाब से बीसीसीआई का इनाम एसीसी विजेता राशि से 10 गुना से भी ज़्यादा है, जो बोर्ड के समर्थन को दिखाता है। फाइनल जो है दुबई में पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत के बाद घोषणा हुई। टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रही। पिछली घोषणाओं की प्रवृत्ति के अनुरूप बीसीसीआई विजयी अभियानों पर अतिरिक्त प्रोत्साहन जो है देती रही है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, तो इसको आपको याद रखना है, मिथुन मनहास। कौन बने हैं? मिथुन मनहास जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं।
पूर्व दिल्ली कप्तान जो है मिथुन मनहास 37वें बीसीसीआई अध्यक्ष चुने गए। चुनाव एजीएम में संपन्न हुआ। यह चयन जो है बिना मुकाबले हुआ, यानी किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा। बैठक और फैसले की आधिकारिक जानकारी बीसीसीआई की मीडिया एडवाइजरी अपडेट से जारी होती है। इससे पहले अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी थे, जो 70 वर्ष पूरे होने के बाद अगस्त में पद छोड़ चुके थे। उपाध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला जारी रहेंगे। सचिव देवजीत सैकिया और कोषाध्यक्ष के रूप में रघुराम भट्ट की पुष्टि हुई। यह लगातार तीसरी बार है जब कोई पूर्व क्रिकेटर बीसीसीआई अध्यक्ष बना है। पूर्व क्रिकेटर जैसे गांगुली, बिन्नी और मनहास। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की बात करें तो बीसीसीआई से अलग वैश्विक स्तर पर आईसीसी चेयर का पद होता है। हाल ही में जय शाह को आईसीसी चेयर निर्विरोध जो है चुना गया था। हाल ही में किस राज्य का कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ? हाल ही में किस राज्य का कोल्ड डेजर्ट जो है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में जो है शामिल हुआ? तो इसको आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया। यह भारत की 13वीं साइट बनी। यह निर्णय यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम के तहत नई नामांकन सूची में हुआ। भारत सरकार ने पीआईबी विज्ञप्ति के माध्यम से आधिकारिक जानकारी दी। रिजर्व का फैलाव लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पीन वैली नेशनल पार्क, कीवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल और सरचू क्षेत्र जो है शामिल है। यह दुनिया के सबसे ठंडे और शुष्क परितंत्रों में से एक है। यहाँ हिम तेंदुआ और हिमालयन आइबेक्स जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मॉडल जो है 3 जोन जो कि कोर बफर ट्रांजिशन पर चलता है, ताकि संरक्षण के साथ सतत आजीविका भी संभव हो। इसे वर्ष यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को जोड़ा। इस वर्ष जो है यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को जोड़ा, जो कि वैश्विक नेटवर्क अब 142 देशों में 785 साइट्स का है। भारत का कुल आंकड़ा 13 हुआ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो इसको जो है आपको याद रखना है डीआरडीओ ने। किसने जीता है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। यह पुरस्कार जो है बिजनेस लाइन के वार्षिक चेंज मेकर अवार्ड्स के 7वें संस्करण में दिया गया, जो समाज अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने को सम्मानित करता है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर फ्लैगशिप श्रेणी है, जिसमें व्यापक और प्रभावशाली परिवर्तन करने वाली संस्था या व्यक्ति को चुना जाता है। इस बार डीआरडीओ को चुना गया। विजेताओं का चयन नामांकन, स्क्रीनिंग, वैलिडेशन और स्वतंत्र ज्यूरी प्रक्रिया से होता है। समारोह में आधिकारिक घोषणा की जाती है। आधिकारिक रिपोर्ट बिजनेस लाइन की कवरेज और विजेताओं के संक्षेप पृष्ठ पर प्रकाशित हुई, जिसमें डीआरडीओ सहित सभी श्रेणियों के विजेता जो है दिखाए गए। पिछले रुझान की बात करें तो चेंज मेकर अवार्ड्स हर साल शिक्षा, सामाजिक कल्याण, वित्तीय समावेशन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्यों को पहचानते हैं। 2025 में यह 7वां संस्करण रहा। अन्य प्रमुख विजेता की बात करें तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को आइकॉनिक चेंज मेकर, भाषणी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है मिला। 2025 में स्वदेशी उत्पादन और विकसित भारत की थीम पर जोर दिखा, जिससे प्रतीक के रूप में डीआरडीओ को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, शैलेश चंद्रा को। किन्हें? शैलेश चंद्रा को जो है टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की बात करें तो शैलेश चंद्रा 1 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ होंगे। कार्यकाल जो है 3 वर्ष का रहेगा। यह नियुक्ति बोर्ड के फैसले और स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी फाइलिंग के जरिए घोषित हुई, जिसे प्रमुख मीडिया ने रिपोर्ट किया। इसे प्रकाशित किसने किया? तो आधिकारिक अपडेट जो है कंपनी की घोषणा या फाइलिंग में दी गई और रॉयटर्स व इकोनॉमिक टाइम्स ने विस्तृत खबर दी। शैलेश चंद्रा पहले पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जॉइंट एमडी या प्रमुख थे और इलेक्ट्रिक व्हीकल रणनीति को आगे बढ़ा रहे थे। कंपनी जो है कंपनी पीवी
ईवी या जेएलआर और या फिर सीवी व्यवसायों को अलग अलग इकाइयों में बांट रही है, इसे स्पष्ट नेतृत्व और फोकस बनता है। तो ये है शैलेश चंद्रा जी। गिरीश बाग नई कमर्शियल व्हीकल के जो है एमडी सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कड़ी की बात करें तो ग्रुप सीएफओ पीबी बालाजी जो है जेएलआर जो कि यूके की है इसके सीईओ बनेंगे, जो वैश्विक स्तर पर रतन टाटा समूह की नेतृत्व उपस्थिति को दिखाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर और अलग इकाइयों में संचालन से पूंजी आवंटन व रणनीतिक चपलता बढ़ाने का प्रयास दिखता है। अगले प्रश्न की बात करें आज की, तो हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय को जो है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को जो है रामसर वेटलैंड के रूप से नामित किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, बिहार के। यह नामांकन जो है रामसर कन्वेंशन के तहत हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में दोनों स्थल जुड़ गए। गोकुल जलाशय एक ऑक्सबो झील है, यानी कि जिसे घोड़े की नाल बोल सकते हैं, जो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और बाढ़ के समय आसपास के गांवों के लिए बफर का काम करता है। उदयपुर झील की प्राकृतिक ऑक्सबो प्रणाली है, जिसके चारों ओर उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य का घना वन क्षेत्र है और यह शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है। आधिकारिक सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक हुई और प्रधानमंत्री भी के द्वारा भी इसे सराहा गया। इन नामांकनों के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है 93 हो गई और बिहार में अब कुल 5 रामसर साइट्स हो गई हैं। 2012 में भारत के पास 26 रामसर साइट्स थी, जो 2025 में बढ़कर 93 हो गई। 2020 से 50 से अधिक साइट्स जुड़ना तेज प्रगति को दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करें तो कुल संख्या के लिहाज से भारत एशिया में शीर्ष पर और दुनिया में यूके व मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया टूर्नामेंट का आयोजन जो है कहाँ पे होगा? हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया और यह टूर्नामेंट का आयोजन जो है कहाँ पे होगा? तो इसको याद रखिएगा, इसका आयोजन होगा कनाडा में, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। आयोजन जो है 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। कुल 16 मेजबान शहर तय हैं। चयन की प्रक्रिया 2018 में हुई थी, जब यूनाइटेड 2026 के संयुक्त बोली को फीफा ने मंजूरी दी। आधिकारिक जानकारी फीफा की घोषणाओं और टूर्नामेंट शेड्यूल मेजबान शहर सूची से प्रकाशित की गई। यह पहला विश्व कप है जिसमें 48 टीमें और 100 से अधिक मैच होंगे, इसलिए पैमाना जो है सबसे बड़ा है। पिछले रुझान की बात करें तो 1994 में अमेरिका ने अकेले मेजबानी की। मैक्सिको 1970 और 1786 के बाद तीसरी बार मेजबान बनेगा। कनाडा पहली बार मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करें तो 2022 कतर जो है एक देश विश्व कप था, जबकि 2026 बहुदेश मॉडल है, जो यात्रा व लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। प्रमुख स्थल की बात करें तो उद्घाटन मैच मैक्सिको सिटी में और फाइनल न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में प्रस्तावित है। असर की बात करें तो बड़े स्टेडियम, अधिक दर्शक क्षमता और विस्तृत समय सारणी से वैश्विक भागीदारी व दर्शक संख्या में रिकॉर्ड की उम्मीद है। तो ये थे आज के सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप बेहतर तरीके से याद कर लिए होंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।